जानना चाहेंगे कि टैक्स क्या होता है। आप लोग को क्या लगता है कि टैक्स क्या है? तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं व्हाट इज टैक्स। आप लोग किस लिए टैक्स पे करते हैं? मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ, सर्विसेज के लिए सर्विसेज बोल रहे हैं। government services, not sure, for services that government provides, paying a percentage of your income to the government. यस, More अमीना जी ने answers. जो, यस, वेरी गुड आंसर्स। और फॉर द कंट्रीज मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, सरोज अग्रवाल भाभी जो बोल रही है वो भी सही है। शशि जैन ऑन इनकम, वेल्थ, रेवेन्यू, प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेशन टैक्स, बिल्कुल सही बात है। वेरी डेवलपमेंट टू मीट द नेशंस एक्सपेंसेस, टू रेज मनी। So काफी सारे आंसर्स आ गए हैं। ओके, लता तुम थोड़ा सा जोर से बोल। जोर से बोलूं? ओके, थोड़ा सा, हाँ। ठीक है। तो सबने जो आंसर्स दिए, मोस्टली सबके आंसर्स बहुत करेक्ट है। अब कविता ठीक है मेरा वॉल्यूम? यस यस इट ऑडिबल? यस। तो टैक्स जो होते हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट को अपने पे करते हैं, और गवर्नमेंट को इसलिए पे करते हैं कि गवर्नमेंट उसको पब्लिक वेलफेयर में यूज करती है। पब्लिक के लिए, जैसे रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करना, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब बहुत मेनी मेनी आर देयर, उसके लिए गवर्नमेंट इन सबको यूज करती है। तो फिर टैक्स जो अपने पे करते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम के ऊपर में होता है। आपने जो पूरे साल भर में अर्न किया है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और ये हर एक पर्सन का डिफर कर सकता है। ये तो जरूरी नहीं है कि एक पर्सन ने जितना अर्न किया पूरे साल में दूसरा पर्सन उतना अर्न करेगा। कोई हो सकता है साल भर में लाख रुपया अर्न करता हो, कोई हो सकता है 20 लाख अर्न करता हो। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, और ये अपने को उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट अपने पे टैक्स लेती है। और डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गरीब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या जिनकी इनकम एक थ्रेशोल्ड 2,50,000 से कम होती है साल में, उनको डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। तो ये प्रोग्रेसिव नेचर में है कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो थोड़े गरीब है, उन लोगों को ये टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तभी आपको डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो अपने को पता ही नहीं चलता कि अपने पे कर रहे हैं। वो हर एक चीज में इंक्लूडेड रहता है, एमआरपी में इंक्लूडेड रहता है। कुछ जगह जहां अपने ध्यान देते, जैसे रेस्टोरेंट है तो पहले वैट था तब भी अपने ध्यान देते थे, अब जीएसटी है तब भी अपने ध्यान देते हैं कि हाँ हमने टैक्स पे, मैं कितना टैक्स पे कर रही हूँ। पर ग्रोसरीज है, जैसे आप कुछ भी खरीद रहे हैं, आटा, तेल, एनीथिंग, कॉस्मेटिक्स, तो उन सब में आपको पता ही नहीं होता है कि आपने कितना टैक्स पे किया है। और इसका इम्पैक्ट अमीर गरीब किसकी क्या इनकम है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये इक्वली, एक जो प्रोडक्ट है उस पर इक्वली सबको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये नहीं है कि गवर्नमेंट अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है या उसकी इनकम कम है तो उससे उस प्रोडक्ट पे कम टैक्स ले रही है, और जिनके पास जिनकी इनकम हाई है उनसे ज्यादा टैक्स ले रही है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में ये डिफरेंस हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स में तो ये है कि अगर आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है आपका टैक्स रेट, टैक्स स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है। जैसे 10 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम एक साल में है, एनुअल टर्नओवर उससे ज्यादा है, तो आपका टैक्स स्ट्रक्चर बहुत हाई हो जाता है, आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता है। पर इनडायरेक्ट टैक्स में आपका क्या भी इनकम है, आप अगर महीने में 1,000 रुपया भी कमा रहे हैं और आप कुछ प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, ग्रोसरी खरीदने जा रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर जो हिडन टैक्स है वो पे करना ही पड़ेगा।
तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, वो डिफरेंशिएट करता है कि मुझे किससे लेना है किससे नहीं लेना है। पर इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है, इसमें कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है कि ये किस पे इम्पैक्ट इसका आएगा या नहीं आएगा, वो इसके बारे में नहीं सोचता। ओके, स्विच करूं नेक्स्ट स्लाइड। यस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत तरह के टैक्सेस थे पहले। आवाज ठीक है? हाँ लता, एकदम। पहले जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स था, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट। एंटरटेनमेंट टैक्स अपने मूवीज पे करते थे। सर्विस टैक्स, रेस्टोरेंट जा रहे तो रेस्टोरेंट पे सर्विस टैक्स। टेक्नीशियन, कोई भी टेक्नीशियन है उसको आप सर्विस टैक्स दे रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, सबको सर्विस टैक्स देते थे। कस्टम ड्यूटी, कुछ एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट हो रहा है तो उस पर कस्टम ड्यूटी था। मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी था। सेल्स टैक्स और वैट सेल्स पे था। बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। इन सब को मर्ज कर दिया जीएसटी में, जिससे कि एक यूनिफॉर्मिटी आए और सबको इजी रहे कि एक पर्टिकुलर टैक्स है, बस आपको उसको पे करना है। अलग अलग तरह के टैक्स होने से सबको समझने में, उसको पे करने में, जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, हर सबको बहुत प्रॉब्लम्स थी उसमें। तो उन सबको मर्ज करके जीएसटी में एक वन टैक्स बना दिया गया, वन नेशन वन टैक्स बनाया गया। वाओ, सॉरी। अब जीएसटी और वैट, पहले ये जो इतने सारे टैक्स थे उनमें मेन टैक्स था वैट। जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज पे भी वैट था। मोस्टली सेल, अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर वैट था। ग्रोसरीज आइटम जो थे उन सब पे भी, जैसे घी है, तेल है, चीज, बटर, जो बेसिक एसेंशियल आइटम्स थे उन पे ना तो वैट था ना अभी जीएसटी है। एकदम जो एसेंशियल बेसिक है, पर घी, तेल, बटर, चीज, ये सब एसेंशियल्स में इंक्लूड नहीं किया गया हुआ है। जीएसटी जो है वो गुड्स और सर्विस दोनों के ऊपर टैक्स है, पर वैट जो था वो सिर्फ गुड्स पे था, वो सर्विसेज पे नहीं था। तो अब जब जीएसटी लाया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो उसमें सर्विसेज को भी इंक्लूड कर दिया गया। वैट के टाइम में, वैट रेजिम में, वैट जीएस सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स था, वैट नहीं इम्प्लीमेंट होता था। पर जीएसटी रेजिम में जीएसटी के अंडर में ही सर्विसेज को भी ले लिया गया है। और जीएसटी जो है आपको वैल्यू एडिशन पे करना पड़ता है। अगर आपने कोई, वो अपने नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि वो कैसे ना वैल्यू एडिशन पे है। चेंज करूं? जीएसटी और वैट में ये डिफरेंस है कि जीएसटी आपका जो है, अगर आपने किसी चीज पे जो वैल्यू एडिशन किया उसके ऊपर आप सिर्फ टैक्स ले रहे हैं। और वैट के अंडर में ये है कि आपने जैसे 100 रुपए का प्रोडक्ट बना दिया तो उसके ऊपर जिस स्टेट में बना उस स्टेट ने अपना टैक्स लगा दिया। फिर दूसरे स्टेट में गया, उसने भी फुल वैल्यू पे जो उन्होंने दूसरे स्टेट से लिया था उसमें ऐड करके उस पे टैक्स लगाया। कविता, स्क्रीन छोटा हो गया है क्या? नहीं, बीच में कुछ उसमें ब्लैक मार्क आ रहा था। इसको कैस्केडिंग इफेक्ट के थ्रू मैं समझाती हूँ तो वो आप लोग को बेटर समझ में आएगा। वैट रेजिम में समझ लीजिए कि फाइनल प्रोडक्ट शर्ट बन रहा है और टैक्स रेट सब जगह अलग अलग था। हर स्टेट का अपना अलग अलग वैट स्ट्रक्चर था, पर यहाँ पे एक इजी समझने के लिए इजी रहे इसलिए मैंने हर एक स्टेट में ये माना है कि टैक्स रेट 10% था। तो सबसे पहले राजस्थान में कॉटन बना तो 50 रुपीज वहां पे जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने कॉटन बनाया, उनका कॉस्ट और उन्होंने अपना प्रॉफिट ऐड किया तो उनका 50 रुपया लगा। उस पर उन्होंने 10% गवर्नमेंट को टैक्स दिया। राजस्थान गवर्नमेंट को उन्होंने वैट दिया 10%, 5 रुपया उनका टैक्स लगा तो 55 रुपीज उनका कॉस्ट आ गया। इस 55 रुपीज में उन्होंने गुजरात में सेल किया या कॉटन को। और गुजरात में जिस कंपनी ने इसे, मैन्युफैक्चरर ने इसे परचेज किया, उसने इससे यार्न बनाया तो उसका जो कॉस्ट था, खरीदने का प्राइस था वो 55 था। फिर उसने उसमें 50 रुपया उसका मैन्युफैक्चरिंग लगा और उसने 50 रुपये, इसी 50 रुपये में मैन्युफैक्चरिंग प्लस उनका प्रॉफिट है
₹55 में उन्होंने खरीदा था कॉटन और ₹50 उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लस प्रॉफिट है, तो टोटल उनका हुआ ₹105 कॉस्टिंग। उस पे उन्होंने 10% टैक्स दिया। तो इसमें आप देखिए कि ₹55 जो राजस्थान में जिसके ऊपर टैक्स लगा है, गुजरात में भी उसके ऊपर टैक्स लग रहा है 10%। तो इसी को कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं कि राजस्थान में भी उसके ऊपर टैक्स लग गया, अब गुजरात में आया तो गुजरात गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर टैक्स ले लिया। और उस टाइम जो वैट था वो स्टेट टैक्स था, मतलब हर एक स्टेट अपने हिसाब से अपना वैट रखते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें से था, पर स्टेट गवर्नमेंट का उसमें ज्यादा से था, तो हर एक स्टेट में अलग अलग प्राइस होता था। इसको भी हटाने के लिए, इसको सब्ज्यूट करने के लिए ही ये जीएसटी लाया गया है कि हर एक स्टेट में इक्वल प्राइस हो। डिफरेंट पहले ये था कि जो ग्रोसरीज ये सब आइटम होते थे या जो बेसिक आइटम्स होते थे उन पे हर एक स्टेट का अलग प्राइस होता था, पर अब आप देखेंगे कि हर जगह एक पर्टिकुलर प्राइस ही आपको फिक्स प्राइस मिलेगा, क्योंकि जीएसटी का रेट ऑल ओवर इंडिया में सेम है। एक प्रोडक्ट में एक स्टेट अलग रेट नहीं लगा सकता, दूसरा स्टेट अलग रेट नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे अपने देख रहे हैं कि ₹105 पे 10% गुजरात ने भी टैक्स ले लिया। फिर वो यार्न जो आया पटना में आया, पटना में वहां पे उस पे मटेरियल बना, उसका फैब्रिक बनाया गया, तो ₹115.50 उसका यार्न का प्राइस था, ₹50 उसका मटेरियल बनाने का और उस पे प्रॉफिट ऐड किया हुआ उसका कॉस्ट हो गया, तो टोटल प्राइस उसका हो गया ₹165.50। अब यहाँ पे भी इस गवर्नमेंट ने भी, पटना बिहार की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर 10% टैक्स ले लिया। तो बार बार एक चीज के ऊपर बार बार टैक्स लगता जा रहा है। फिर कोलकाता में उसकी शर्ट बनी, तो वहां पे भी अपने देखते हैं कि ₹50 उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लस प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे आके भी ₹23.20 टैक्स लग गया। टोटल फाइनली शर्ट का जो कॉस्ट आया ₹255.25 आया। तो आप देख रहे हैं इसमें 4 जगह टैक्स लगा है, और जब ये फाइनल अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसमें हो सकता है अपनी देखेंगे तो अपने को सिर्फ ₹23.20 का टैक्स दिखाई देगा। आगे जो इसमें इफेक्ट, पहले जो भी टैक्स इसमें लगा है वो अपने को शो नहीं होता था, पहले वाला जो टैक्स स्ट्रक्चर था, वैट वाला जो था। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अब जीएसटी के रेजिम में ही अगर अपने सेम शर्ट को देखते हैं, तो राजस्थान में जब ये कॉटन प्रोड्यूस हुआ तो उस पे ₹50 था सेम पहले की तरह, और उन्होंने 10% टैक्स दे दिया, तो उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस आ गया 55। फिर जब गुजरात में, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ यस लता। ओके, फिर जब गुजरात में ये यार्न आया तो इसमें इनका कॉस्ट प्राइस जो था वो ₹55 था, और उनका फर्दर जो कॉस्ट है उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लस प्रॉफिट ₹50 हुआ। तो यहाँ पे जीएसटी रेजिम में ये जो ₹50 है इसके ऊपर ही अपने को टैक्स देना पड़ेगा 10%, तो यहाँ पे अपने ₹5 फिर से ऐड होगा, तो इसका कॉस्ट आएगा ₹55 जो अपना राजस्थान में कॉटन का कॉस्ट था वो, उसके बाद में ₹50 इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लस प्रॉफिट प्लस ₹5 टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन ऑफ ₹50। यहाँ पे जो कॉटन से यार्न बना उसके ऊपर जो ₹50 ऐड हुआ उसके ऊपर से टैक्स दिया जा रहा है। कॉटन के प्राइस पे वापस से गुजरात गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही है। ओके, तो यहाँ पे ₹110 हो गया। फिर पटना में इस यार्न से मटेरियल बन रहा है, तो जब मटेरियल बन रहा है तो इसका पहले सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस ₹110 यार्न का प्राइस हो गया। यहाँ पे भी इनका ₹50 लग रहा है इसको मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ भी ये लोग सिर्फ जो इनका वैल्यू एडिशन, मतलब इसको मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए इनका जो कॉस्ट आया उसके ऊपर ₹5 टैक्स, 10% ₹5 टैक्स ले रहे हैं। तो इस सिस्टम में जीएसटी रेजिम में आप देख सकते हैं कि जो टैक्स है वो वैल्यू एडिशन पे है, ये नहीं है कि टोटल एमआरपी पे उसका जो कॉस्ट था उस पे उसने टैक्स नहीं लिया है कि मेरा ₹110 तो पहले लगा और ₹50 मैंने एडिशन किया, वैल्यू एडिशन किया, इसलिए मैं ₹160 पे टैक्स लूंगा। अब ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये लोग का जो ऐड हुआ है उनका जो कॉस्ट है सिर्फ उसके ऊपर ये लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। ऐसे ही जब कोलकाता में वो फैब्रिक आया तो उसका कॉस्ट पड़ा ₹165,
फिर उसके ऊपर उन्होंने भी 50 रुपीज उनका लगा टेलरिंग चार्जेस, और उनका प्रॉफिट लेके 50 रुपया इसमें एडिशन हुआ, इस पे भी इन्होंने 10% टैक्स दिया। तो इस तरह से इसका टोटल शर्ट का वैल्यू आ गया 220 रुपीज। नेक्स्ट स्लाइड। पहले जो वैट रेजिम में जो था 255.25 शर्ट का प्राइस पड़ रहा था, और अपने इसमें जो टैक्स देख पा रहे थे, टैक्स दिखा रहा था वो सिर्फ कोलकाता में, उसमें जो टैक्स वैट ऐड हुआ है वो शो हो रहा था। इसमें जो है अंडर जीएसटी में आपको टोटल जो टैक्स दिया है वो जहां से शुरू हुआ है राजस्थान से लेके कोलकाता में, कोलकाता पहुंचने में उसके ऊपर जितना टैक्स लगा है वो टोटल शो करता है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, एकदम क्लियरिटी आ गया है इसमें, ट्रांसपेरेंसी है जीएसटी में। और वैट में ये था कि आपको शो ही नहीं करता था कि आपने पहले क्या पे किया है। तो उस ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए और सब जगह एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट। अब ये जो इस स्लाइड के पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जीएसटी को यूनिफॉर्म वन नेशन वन टैक्स कहा जाता है। वन नेशन वन टैक्स इसलिए कहते हैं, इंडिया में इसको वन नेशन वन टैक्स बोलने से क्लियरिटी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे एक टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे 5%, 12%, 18%, 20% बेसिक ये है, और भी 3-4 रेट्स हैं, जैसे 3% है, 0.25% है, 0.1% भी है। 5-6 तरह के टैक्स है। वन नेशन वन टैक्स बोलने का मतलब होता है कि पूरे कंट्री में सिर्फ आपका 1% ऑफ टैक्स रहता है, और हर एक आइटम पे, हर प्रोडक्ट पे, चाहे आपका वो मिल्क हो, चाहे आपका टीवी हो, चाहे कार हो, सबके ऊपर यूनिफॉर्म टैक्स लगता है, मतलब उस पर्टिकुलर रेट ऑफ टैक्स से ही चला जाता है। तो ये उन नेशंस में पॉसिबल होता है जो स्मॉल कंट्रीज है, और जहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग कम रहते हैं, तो उनके लिए बहुत इजी है कि सबका सेम टैक्स स्ट्रक्चर है, उन लोग वहां पे फर्क भी नहीं पड़ता है। पर इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, 130 करोड़ लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बेसिक जो उनकी नेसेसिटीज है वो भी पूरी नहीं होती है। तो उनको अगर बोला जाए कि आप 12% एसेंशियल आइटम्स पे पे कीजिए, तो वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए इंडिया में डिफरेंट टैक्स लगाए गए हैं, 5-6 तरह की, मोस्टली 4, बेसिकली सारे रेट्स 4% में कवर हो जाते हैं, सारे टैक्सेस 4% में कवर हो जाते हैं। इसलिए इसको डिफरेंशिएट किया गया है कि 5% के अंडर में सारे जो बेसिक एमिनिटीज है उनको कवर कर लिया जाए, और जो लग्जरी आइटम्स है उनको हायर रेट स्लैब में, हायर स्लैब में रखा जाए। और इसलिए, और वन नेशन यूनिफॉर्म टैक्स इंडिया में अगर अपने बोले वन नेशन वन टैक्स, तो वो प्रॉपर अप्लाई नहीं होता है। इंडिया में वन नेशन यूनिफॉर्म टैक्स प्रॉपर अप्लाई होता है, क्योंकि जीएसटी के अंडर में पूरे इंडिया में हर एक स्टेट को अब हर एक प्रोडक्ट पे सेम रेट अप्लाई करना पड़ेगा। पहले था कि हर एक स्टेट के पास में पावर होते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग टैक्सेस लेवी कर सकते, जिससे उनकी जो एक्सपेंडिचर है वो उनको कवर कर सके। पर तो पहले उनके पास पावर था कि मैं वैट, वेस्ट बंगाल में बोलेंगे कि मैं इतना वैट लगाना चाहता हूँ, तो उस प्रोडक्ट पे इतना वैट लगा लेता था। फिर बाद में बिहार गवर्नमेंट बोलेगी कि मैं तो इतना वैट लगाना चाहती हूँ, वो उस प्रोडक्ट पे उतना वैट लगा सकती है। जैसे आज के दिन अपने पेट्रोल और डीजल पे देखते हैं, पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंडर में कवर नहीं है, और हर एक स्टेट के पास में पावर है, वो अपने अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स लगाती है। इसलिए आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस हर एक स्टेट में डिफर करता अलग है। हाँ, पर जीएसटी के अंडर में ये ट्राई किया गया है कि पूरे इंडिया में, अब जैसे आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो सबके ऊपर सेम टैक्स लगेगा, और सबको हर एक स्टेट के ऊपर बाइंडिंग है कि उसको वही टैक्स रेट अप्लाई करना पड़ेगा। अब टैक्स रेट्स अंडर जीएसटी के अंडर में मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स है वो 5%, 12%, 18% और 28% में कवर किए गए हैं। 5% के अंडर में जो एसेंशियल्स है, जो आपको बेसिक रोज की जरूरतों को कवर किया गया है, जैसे फूड आइटम्स है, ऑयल है, शुगर है,
टी, कॉफी, मेडिसिन इन सबको कवर किया गया है। और 12% के रेट में सेल फोन है, बटर, चीज, घी, नट्स, इन सबको बेसिक नेसेसिटीज में नहीं इंक्लूड किया गया है, क्योंकि किसी को अगर जो जिंदा रहने के लिए या बेसिक आपका जो नीड्स है उसमें बटर, चीज, घी, नट्स इंक्लूड नहीं होता है। उसमें आपका आटा, चावल, ये हाँ, चाय, चीनी, ये सब इंक्लूड होता है, इसलिए इनको हायर स्लैब में रखा गया है। फिर सेल एक फोन को, लता, सेल फोन को अब आई थिंक 12 से 5 में कर देना चाहिए उनको, बिकॉज बेसिक नेसेसिटी हो गया है वो। सेलफोन भी बेसिक नेसेसिटीज है। और आज के दिन अगर अपने जिन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन में देखते हैं तो उनके लिए टेलीविजन भी नेसेसिटी है। हाँ ईच हाँ, एंड एवरी, तुम अपने मेट्स के घर में देखोगी टेलीविजन सबके नहीं यहाँ है, पर है, ऐसा होता नहीं है। हो नहीं सकता है। हाँ, तो पर और इसके ऊपर भी जैसे इनडायरेक्ट टैक्स को देखा जाए तो टेलीविजन पे उन लोगों को भी टैक्स पे करना पड़ रहा है। कितना हम्म, टैक्स वे लोग हाई पे कर रही है वे लोग को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। हाँ, और सेलफोन भी हर एक के पास में अच्छा से अच्छा सेलफोन है, एंड दे हाँ आर हाँ, हाई हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन सेलफोन्स। ट्रू। और सिलेंडर है। अब इसमें क्या है कि जैसे तुम बोली कि सेलफोन को 5% में लाना चाहिए, अब जैसे एलपीजी सिलेंडर है, हम्म, बेसिक नेसेसिटी है, तो एक बार सोच के भी लगता है कि उसको 18% में क्यों रखा गया है। पर इन सब के बारे में अपने कुछ कर नहीं सकते। कर नहीं ये सकते। गवर्नमेंट ने जो शेड्यूल बनाया है उसमें ही इन्होंने बताया है कि ये आइटम इसके अंडर में आएगा। हम्म, और सबसे हाईएस्ट स्लैब है 28%, उसमें कार्स को, रेफ्रिजरेटर, टोबैको प्रोडक्ट्स को, सिगरेट्स को, ये सब को उसमें इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका यूज कम से कम हो, मिनिमम यूज हो, इसलिए उनको 28% में रखा गया है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग कम से कम टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स, ये सब यूज करें, पर इसका इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं है कि लोगों पे कोई, हो, हाँ हाँ, क्योंकि जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं इनफैक्ट वे लोग ही सबसे ज्यादा इनको यूज कर रहे हैं। ट्रू। और बस इस नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी में मेन बेसिक जो है ये 3 तरह के हैं। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दो इसके इसके बाद में भी एक दो है, पर बेसिक मेनली इनमें सब आ जाता है। एक और होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ओके। इसमें एक चीज ये है, एकदम इससे रिलेटेड नहीं है, पर बेसिक अपने लोग को फंडामेंटल अपनी कंट्री का नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए मैं सबसे पूछूंगी, चैट बॉक्स में सब आंसर कर सकते हैं। इंडिया में आज के दिन, टुडे, कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? जो जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं अभी एग्जाम के टाइम में, जल्दी जल्दी लिखो। वो लिख सकते हैं फटाफट। सो आंसर्स आ रहे हैं, लता। वेरी नाइस, वाओ। 29 states and 8 union territories, 7 और union सबको देने territories। दो। हम्म, नहीं नहीं, जो जो आए आंसर वो बता रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता नहीं है सही क्या है। मैं भी जब अभी कोर्स की थी तब हम लोग 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, और अच्छा। उसमें से 2-4 को ये बात पता थी प्रॉपर। एक्चुअली यूनियन टेरिटरी अभी चेंज भी हुआ ना, लद्दाख वगैरह भी आ गया उसमें अब। हाँ, वो जब जम्मू एंड कश्मीर का सब चेंजेस हुआ तो उस टाइम में गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया था। हाँ। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में ले लिया गया और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरीज में ले लिया यस। गया। सो अब बता दो। एग्जैक्ट प्रॉपर राइट तो अभी तक किसी का भी नहीं आया है, तो मिला अभी जुला कर आ राइट। गया है, हम्म, मिला जुला कर आ गया है, किसी हाँ का कुछ ऑलमोस्ट राइट है। 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। हम्म। ममता दी लिखी है। हाँ, वो गूगल में सर्च की होगी अभी। अपनी सिस्टर होने से ऐसे ही लगता है। गूगल, यस। सही जानती है तुम। अरे, तो उसके बच्चे अभी बड़े हो गए ना, तो पता नहीं है अभी क्यों ज्योग्राफी पढ़ रही है। 9 यूनियन टेरिटरीज, पहले 7 यूनियन टेरिटरीज था। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर ये 2 ऐड होने से 9 यूनियन टेरिटरीज हो गया और एक स्टेट कम हो गया। सो पहले 29 था, अभी 28 हो गया है।
28 स्टेट्स हो गए हैं। तो ये इस चीज को लेके हो गया। दिल्ली अब इज अ यूनियन टेरिटरी, राइट? दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी। पौंडीचेरी भी? हाँ, पौंडीचेरी है, चंडीगढ़ भी है, हम्म, कुछ कुछ पता है। अंडमान निकोबार है, हाँ। और दमन एंड दीव, हम्म। और लक्षद्वीप, और अभी तो जेएनके और तुम्हारा लद्दाख। JNK एंड लद्दाख आ गया है। हम्म। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग जीएसटी के रिलेटेड मुझे याद आया कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए जब अपने बात कर रहे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर का सबको पता होगा कि हमेशा एकदम डिफरेंट लॉज रहे हैं। हम्म। और सब जगह जो लॉ फॉलो होता है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होता है। प्रॉपर्टी का जो लॉज है, ईच एंड एवरी लॉ वहां का डिफरेंट होता है। राइट। पर मोदी जी ने जीएसटी को जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई किया है। जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होता है। जब ये लॉ, जीएसटी लॉ आया था, उस टाइम में जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था। 3 साल पहले 1 जुलाई 2017 को ये लॉ आया था, जीएसटी लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था। उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था। तो उन्होंने जीएसटी को जम्मू एंड कश्मीर में लॉ, जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई करके एक बहुत ही कमेंडेबल जॉब किया था। हम्म। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को टच करने के पहले कोई भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। एब्सोल्युटली। अब अपने इस पे टाइप जीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये टैक्स जो होता है, एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में अपने कुछ सेल करते हैं तब आईजीएसटी अप्लाई होता है। सपोज कि जैसे अपने साथ में मनीषा है, मनीषा टिब्रेवाल, उसका बिजनेस बहुत अच्छे से फ्लोरिश हुआ। अब उसके बिजनेस के ऊपर में जीएसटी अप्लाई हो रहा है। और कोई यहाँ पे अपने कोलकाता से दिल्ली में उसका प्लेटर, अगर प्लेटर के लिए उसको कॉल करे कि मुझे तुम्हारा प्लेटर चाहिए, और उसने सेल किया दिल्ली में अपना प्लेटर, तो वो एक स्टेट वेस्ट बंगाल से दिल्ली जा रहे हैं, तो उसमें आईजीएसटी अप्लाई होता है। और वो जो टैक्स लगता है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिसीव करती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट को जब एक स्टेट के अंडर में कुछ सेल होता है तभी उसको कुछ मिलता है। तो अगर आईजीएसटी, सपोज कीजिए मनीषा का जो प्लेटर, उसके ऊपर में अपने मानते हैं कि 18% का टैक्स लग रहा है, तो ये जो 18% टैक्स लगेगा वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा। और इसको इंटर स्टेट सेल बोलते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रहा है। सीजीएसटी और एसजीएसटी में, सीजीएसटी बोला जाता है सेंट्रल सेंट्रल। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को बोला जाता है एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होता है जब एक स्टेट में सेल होता है। जैसे मनीषा अपना प्लेटर, मनीषा का प्लेटर कविता मनीषा कहाँ है? मनीषा का प्लेटर कहाँ कहाँ जा रहा है? मनीषा होगी थी पहले तो शुरू में। हाँ हाँ है, मनीषा है, दिख नहीं रही है अभी। हाँ प्लेटर पैक कर रही है। हाँ, वो अपना वीडियो ऑफ करके प्लेटर का काम कर पैक कर रही रही है, हाँ। है। तो कविता ने मनीषा का प्लेटर ऑर्डर किया, तो मनीषा ने उसको सेल किया, उस पे उसने 18% एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज किया है। इसमें सपोज कीजिए कि उसका प्लेटर है 5000 रुपीज का, तो 5000 रुपीज, 10,000 रुपीज का अगर उसका प्लेटर है, तो उसके ऊपर 18% टैक्स हो जाएगा 1800 रुपीज। अब ये जो 1800 रुपीज है, इसमें से आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाएगा। जब एक स्टेट के अंडर में सेल होता है तो आधा आधा। आधा आधा होता है। स्टेट गवर्नमेंट को भी उसमें एक पार्ट मिलता है टैक्स का, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पार्ट मिलता है। पर अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी कुछ नहीं नहीं मिलता। मिलता है। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल जैसे अपने लेते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा कि उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होगा या आईजीएसटी अप्लाई होगा। अब अपने जैसे सरोज भाभी है, सरोज भाभी का सर्विसेज थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि अगर वो हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विसेज में आ जाएगा तो हो सकता है उसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं, वो सरोज भाभी बेटर बता पाएगी। तो जैसे अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उसका बेस है कोलकाता में एक लेडी है,
वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का काम कर रही है, और आसनसोल में एक लेडी है, उसने वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बाई किए हैं और उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो वो IGST के अंडर में आएगा या CGST SGST के अंडर में आएगा? ये आप लोग बताइए। लता क्वेश्चन एक बार फिर से बोल। जैसे समझो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, अपने कैफे की एक लेडी है, वो सेल कर रही है। रिचा रिचा कर रही है। हाँ, रिचा कर रही है। रिचा मुझे दिखी नहीं, मैं रिचा ही सोच रही थी। रिचा सेल कर रही है, और उसके बाद में उसने वो प्रोडक्ट सेल किया है आसनसोल में। आसनसोल में एक लेडी को सेल किया है, तो वो प्रोडक्ट CGST SGST कवर करेगा या IGST कवर करेगा? कैलकाटा टू आसनसोल। कैलकाटा टू आसनसोल जब सेल हो रहा है, तब वो किसके अंडर में आएगा? सेम स्टेट। सेम स्टेट। यस, ममता दी लिखी है सेम स्टेट। CGST SGST मिक्स सब लिख रहे हैं। सो मतलब सिटी चेंज होने से भी अलग हो जाएगा क्या लता? एक स्टेट होना चाहिए। हाँ। वेस्ट बंगाल के अंडर में अगर आप वेस्ट बंगाल, विद इन वेस्ट बंगाल सेल कर रहे हैं, तब आपका CGST SGST लगेगा। पर अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं, तब वो तब आपका IGST। IGST लगता है। ओके। मतलब आप वेस्ट बंगाल के, आप कोलकाता में है, कोई कल्याणी में है, कोई हावड़ा में है, कोई खिदिरपुर में है, कहीं भी हो, पर वेस्ट बंगाल के अंडर में होगा, तब वो CGST SGST लगेगा। और जैसे वो मनीषा का एग्जांपल लिया था कि मनीषा वेस्ट बंगाल में है, पर उसने बिहार में अगर सेल किया है, तो वो IGST के अंडर में आ जाएगा, क्योंकि एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। ओके, बट रेट सेम ही रहते हैं ना लता? रेट सब जगह सेम सेम ही रहेगा। है। GST का मतलब ही ये है, वन नेशन वन वन रेट। नेशन वन टैक्स, वन नेशन यूनिफॉर्म टैक्स। आप कहीं से कहीं भी सेल कीजिए, आपका टैक्स रेट सेम रहेगा। इनफैक्ट अगर जैसे उसने दिल्ली में सेल किया, तब भी 18% लग रहा है। अगर उसने आसनसोल में सेल किया, तब भी 18% है। पर जब आसनसोल में सेल होगा, तो उसका आधा 9% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9% चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो पूरा का पूरा जो आपका टैक्स है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है। करेक्ट। सो मोदी गवर्नमेंट को पैसा देना है तो इंटर स्टेट सेल करो, और अगर ममता बनर्जी गवर्नमेंट को पैसा देना है तो सेम स्टेट सेल करो, वही तो। तुम मजेदार बना देती है सब चीजों को। अरे सो सर्विसेज के ये ऊपर भी। ये क्लियर है ना सबको? नहीं तो ये वापस से फिर से समझ सकते हैं, क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज रिपीट। क्लियर क्लियर क्लियर। अब ये तो अपने गुड्स के बारे में बात किए। हाँ। GST गुड्स और सर्विस दोनों के ऊपर में टैक्स है, इसलिए सेम सर्विस के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने अपनी सर्विसेज अगर वेस्ट बंगाल के अंदर में दी है किसी को, जैसे किसी ने मुझे कहा कि मेरा ऑडिट कर दो या मेरा ये रिटर्न लगा दो, मैंने उसको सर्विसेज प्रोवाइड की वेस्ट बंगाल में ही, तब वो आपका अपना CGST SGST के अंडर में आ जाएगा। तब मैं टैक्स पे करूंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी आधा आधा पे करूंगी। पर वही सर्विसेज अगर मैं दूसरे स्टेट में प्रोवाइड कर रही हूँ, सपोज कीजिए कोई है गुजरात में, कोई है गुजरात में गांधीनगर में, किसी ने मेरी सर्विसेज ली है, उस टाइम में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा जाएगा। 18% टैक्स है, तो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास IGST के अंडर में चला जाएगा। पर अगर वेस्ट बंगाल में ही हो रहा है, क्योंकि मैं कोलकाता बेस्ड हूँ, वेस्ट बंगाल में कहीं भी किसी भी सिटी में किसी ने सर्विस ली है, किसी गांव में भी ली है, तब वो CGST SGST के अंडर में जाएगा। आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। और इसको अपने को डिवाइड करके नहीं देना होता है, ये इसमें GST का पोर्टल होता है, अपने उसमें पे कर देते हैं। ये सब अपने को नहीं करना होता है कि आधा अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, आधा स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ये सब कुछ भी अपना बर्डन नहीं है। ओके। नेक्स्ट स्लाइड कविता। अब इस स्लाइड के पहले है
कि किसको रजिस्टर करना जरूरी है, गुड्स एंड किसको टैक्स देना जरूरी है, और किसको किसको है कि मुझे रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि हर कोई, जैसे अभी मनीषा है, रिचा है, ये लोग कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। वॉलंटरली अगर ये लोग चाहे तो रजिस्टर्ड हो सकती है। बुटीक्स है, बहुत से बुटीक्स छोटे लेवल पे वे लोग चलाते हैं, तो उनको पे इसके लिए रजिस्टर करना जरूरी नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं है। वॉलंटरली अगर वे लोग चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने जीएसटी ले रखा है और इसका एक इम्पैक्ट आता है कि मैं लॉ को फॉलो करती हूँ। कोई इस तरह से सोचता है तो वो अपना रजिस्टर कर सकता है। इसके लिए थ्रेशोल्ड है। गुड्स का अगर एनुअल टर्नओवर आप एक साल में 40 लाख से ज्यादा का सेल कर रहे हैं गुड्स के केस में, तब आपको मैंडेटरी है, आपको लेना ही पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विस रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। 40 लाख से नीचे अगर कोई साल में आपका, कोई साल नहीं, स्टार्ट आपका गुड्स एंड सर्विस, गुड्स 40 लाख से कम का सेल हो रहा है, तब आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है। और सर्विसेज के केस में है, अगर एक साल में, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अगर मैं 20 लाख से ज्यादा की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो मुझे मैंडेटरली इसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, और उसके अंडर में मुझे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबको टैक्स देना परेगा। पर अगर लता, मुझे एक बात पूछनी, जैसे मेरी जो सर्विस है उसमें जरूरत नहीं है मुझे जीएसटी रजिस्टर कराने की, लेकिन बहुत जगह मुझे आजकल प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग अगर करानी है तो मुझे करने नहीं दे रहे। दे आर आस्किंग फॉर माय जीएसटी नंबर, कि अगर आपका जीएसटी से ये श्री इंडिया या एक दो जगह और जहाँ लिस्टिंग हो रही थी, मुझे अलाउ नहीं किया विदाउट दैट नंबर। तो व्हाट शुड आई डू नाउ, यू सजेस्ट? यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन, क्योंकि कुछ भी अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑनलाइन कुछ भी सेल करना चाहते हैं, या बहुत जगह होता है सिर्फ ई कॉमर्स, मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे कि अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है, इन सब जगह में आपको रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी होता है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप नहीं कर सकते, वो उसका गवर्नमेंट का रूल्स है। गवर्नमेंट का रूल्स हर जगह के लिए, हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग है। जीएसटी इतना बड़ा लॉ है कि उसको, मतलब अगर कोई साल भर भी पढ़ता रहे तो उसको पूरा क्लियर एक एक चीज को 1 मिनट में नहीं समझ सकता है। तो हो सकता है कि तुमने जिस प्रोडक्ट पे के लिए जहां पे रजिस्टर करवाना चाहा है, वहां पे ये मैंडेटरी होगा कि जो यहाँ पे सेल करना चाहता है इस साइट पे या इस पोर्टल पे सेल करना चाहता है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तुम्हारे केस में ये होगा, इसलिए तुमको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तुम वहां पे कुछ नहीं कर पाओगे काम। दे वोंट अलाउ यू टू वर्क देयर। Manisha, did you get it? Yes, yes. Now she will not be able to unmute. Okay. जहां पे मैं ये, जहां मैंडेटरी होता है बहुत, ये तो बेसिक है कि थ्रेश होल्ड है कि 40 लाख और 20 लाख का थ्रेश होल्ड है। उसके बाद में भी बहुत से गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको फॉलो करके बहुत लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है। दो उनका थ्रेश होल्ड 40 लाख एंड 20 लाख से बहुत कम है। वो जीटीएस, अगर आप कोई की सर्विस जैसे वो आप लोग को ना क्लियर नहीं होगा, आरसीएम ये सब होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये सब होता है, उनमें हो सकता है कि आपका थ्रेशोल्ड से बहुत कम हो, पर आप मैंडेटरी है, गवर्नमेंट के रूल्स है, आपको ऑनलाइन सेल के लिए लता, ऑनलाइन अपना साइट बनाया है, जैसे लता थोड़ा सा इंटरनेट का मैं देखी थी, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तुम वापस से बोलो। ओके 1 सेकेंड, मैं ठीक कर रही हूँ, वापस से बोल रही हूँ। अब क्लियर आ रहा है वॉइस? हाँ। कविता, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस। ठीक है, अगर कुछ भी इंटरनेट का इशू हो तो बताना, मुझे पता नहीं चल रहा है। ओके 1 सेकेंड। जो अभी मनीषा ने पूछा उससे रिलेटेड है,
कि ऑनलाइन अगर आप कुछ भी सेल करना चाह रहे हैं, अगर ऑनलाइन आपने अपनी साइट बना रखी है और उसके थ्रू आप सेल कर रहे हैं, तो आप चाहे 1000 रुपए का भी सामान सेल करें, तो उसमें थ्रेशोल्ड तो आया ही नहीं कि 40 लाख से ऊपर होना चाहिए, तब भी आपको रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। ओके। और इसमें भी फिर और ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो बेसिक अपने 1-2 घंटे के कोर्स में हाँ ओवरऑल सरफेस कवर कर रहे हैं, इसमें भी बहुत एकदम। अंदर में रूल्स है। लता, एक क्वेश्चन है मेरा हाँ, कि आपने जैसे सपोज वॉलंटरीली रजिस्टर करा लिया, मेरा 40 लाख तक सेल नहीं है बट मैंने फिर भी रजिस्टर करा लिया, तो फिर क्या मुझे चार्ज करना पड़ेगा क्या जीएसटी, कि मैं 40 वॉइस लाख नहीं तक का? आया तुम्हारा। नहीं आ रहा है क्या आवाज? अब आ रहा है, अब आ रहा है। सो मैंने वॉलंटरीली रजिस्टर करा दिया तो स्पॉटलाइट को कैंसिल करके। स्पॉटलाइट कहाँ हो? अभी तो तुम नहीं हो स्पॉटलाइट। अच्छा हो, सॉरी। हाँ, सो मैंने वॉलंटरीली रजिस्टर करा दिया जीएसटी में, मेरा 40 लैक्स अभी हुआ नहीं है सेल, तो रजिस्टर कराने के बाद क्या मुझे वो चार्ज करना पड़ेगा क्या जीएसटी, कि मैं 40 लाख सेल्स होने का वेट कर सकती हूँ और उसके बाद से चार्ज कर सकती हूँ? आप उसके बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर बेटर यही है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है तो आप उसको फॉलो फॉलो करेंगे। एक करें। दिन अचानक से वेट करेंगे, आपको अच्छा फॉलो करें तो अच्छा है। बहुत बार होता है कि आपके माइंड से स्लिप कर गया क्योंकि आपको हम्म। ध्यान ही नहीं है कि आपको पे करना है, हम्म। और आपका थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया, और उसके बाद में आपको गवर्नमेंट से आए कि आपका तो थ्रेशोल्ड से ऊपर है और आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो बेटर है कि आप उसको फॉलो करें। फॉलो और करें। इसीलिए बहुत बार बोलते हैं कि आपका मैंडेटरी नहीं हो तब भी आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। अचानक हो सकता है आपका बहुत अच्छा लक हो, एक साथ आपका राइज कर जाए, तो उसके बाद में उसमें रूल्स है कि आपका अगर इतना थ्रेशोल्ड 40 लाख से ऊपर हो गया है, तो आपको 1 महीने के अंदर या विद इन अ टाइम फ्रेम आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराना होगा। तब तो आपके पास टाइम बाउंडेशन हो जाता है कि अब तो मुझे अभी तुरंत सब कुछ छोड़ के पहले मुझे रजिस्ट्रेशन के काम में ही लगना पड़ेगा, बिकॉज ऑल दीज आर टाइम टेकिंग। बहुत टाइम लगता है कुछ भी कराने में ये सब। करेक्ट। ऑनलाइन में ये है, ऑनलाइन में एक चीज है, सर्विसेज है, जैसे उबर का सर्विसेज होता है, और अर्बन क्लैब का सर्विसेज है, माई माई क्या नाम है, मेक माई ट्रिप है। इन सब में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, मतलब जिसने ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अर्बन क्लैब जिसने बना रखा है, वो दोनों को जोड़ रहा है। अर्बन क्लैब वाला, जैसे मैं हूँ, मेरे घर में मैं सर्विस ले रही हूँ, प्लम्बर आया, तो प्लम्बर मुझे नहीं चार्ज कर रहा है, अर्बन क्लैब मुझे चार्ज कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस प्लम्बर। प्लम्बर। तो इस केस में प्लम्बर रिस्पॉन्सिबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए, इस केस में अर्बन क्लैब रिस्पॉन्सिबल है टैक्स पे करने के लिए। ओला उबर के केस में भी यही होता है। उबर जो कंपनी है, लता, इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है। इज रिस्पॉन्सिबल टू पे टैक्स। ओला का जो ड्राइवर है, वो से अगर आप कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं, अनस्टेबल हो, ठीक है। हाँ। अब ठीक है। यस। ऐसे गवर्नमेंट की बहुत सी सर्विसेज है, उसमें गवर्नमेंट ने बायर को, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है, उसको रिस्पॉन्सिबल किया है टैक्स पे करने के लिए। दो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट इज द सेलर ऑफ द सर्विस, पर वो अपना काम का बर्डन कम करने के लिए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करने के लिए, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है उसके ऊपर टैक्स बर्डन डाल देती है। तो एक डिफरेंट केस हो गया। और यहाँ पे क्योंकि जो ओला का ड्राइवर है या जो प्लम्बर है, उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वे लोग टैक्स पे करे गवर्नमेंट को, इसलिए जो बीच में मीडिएटर है, जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स को
कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करे। मेक माई ट्रिप है, उस केस में भी यही होता है कि जो होटल्स है वे लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए, मेक माई ट्रिप रिस्पॉन्सिबल है टैक्स पे करने के लिए। ये सब मैं आप लोगों को बेसिक ऊपर के लेवल पे बता रही हूँ, इसमें अंदर में और भी है। कोई सोचे कि अब इसमें इतना क्लॉजेस होगा, इतना सेक्शंस आएगा, पॉसिबल नहीं है सारा। हाँ। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और जीरो रेटेड, गवर्नमेंट ने जो वैट का स्ट्रक्चर था या जीएसटी का स्ट्रक्चर है उसमें जो बेसिक एमिनिटीज है एकदम जो जरूरी है, बहुत सी चीजें उनको टैक्स, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया, या कोई चीज है। अब जैसे इसमें आप लीकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि लीकर तो जरूरी नहीं है, बेसिक एमिनिटीज नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, पर लीकर को जीएसटी के अंडर में लाया ही गया है। जो जीएसटी लॉ फॉर्मुलेट हुआ है उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बनाया गया उसमें स्पेसिफिकली लीकर को अलग किया गया है। तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता कि क्यों लीकर के ऊपर टैक्स नहीं है। लीकर के ऊपर जीएसटी नहीं है, पर और जो स्टेट टैक्स है और जितने भी तरह के टैक्सेस है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बहुत हाई रखती है कि इसका कंज्यूम जो हो वो मिनिमम कंज्यूम हो। पेट्रोल डीजल जो है वो भी यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्टेड नील रेटेड में लिया गया है। पेट्रोल और डीजल भी जो है ये नहीं है कि उसके ऊपर टैक्सेस नहीं है, पेट्रोल और डीजल स्टेट के ऊपर में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसके ऊपर कितना टैक्स चार्ज करूं। और जीरो रेटेड में आ जाता है जैसे मिल्क है, दूध के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वेजिटेबल फ्रूट्स है, राइस है, आटा है, स्पाइसेस है, बहुत सी ऐसी चीजें जिनके ऊपर में टैक्स है नहीं। मिल्क है तो उसमें भी मिल्क के भी प्रोडक्ट्स के ऊपर डिफर करता है, मिल्क के कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैक्स नहीं है, पर बटर, चीज ये सब पे हाई रेट ऑफ टैक्स है। सर्विसेज है, हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर में कुछ टैक्स नहीं है। हॉस्पिटल्स है उनको कोई जीएसटी नहीं पे करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स है अगर वो अपना कोई चैम्बर ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक सेंटर्स है उन लोगों को भी कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। पर इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी ये सब इसके अंडर में इंक्लूड नहीं किया गया है। आप कुछ हेयर रिप्लांटेशन करा रहे हैं तो ये सब हेल्थ सर्विसेज में नहीं आता है, नहीं आएगा। अब और भी बहुत सी सर्विसेज है जैसे फ्यूनरल है, ब्यूरल सर्विसेज है, कोर्ट की सर्विसेज है। कोर्ट सर्विसेज में भी जैसे अगर आप एडवोकेट का सर्विसेज ले रहे हैं तो उसमें डिटेल में नहीं, बस बेसिक लेवल में ये है कि उसमें जिसने एडवोकेट की सर्विस ली है वो रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए। जैसे अगर मैं सर्विसेज ले रही हूँ, अगर अपनी कंपनी में, पर्सनल में उसके अलग लॉज हो जाते हैं, अलग सेक्शंस है, पर अगर मैं अपनी कंपनी के अंडर में वो सर्विसेज ले रही हूँ तो उस समय मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। एमपीज है, एमएलएज का जो सर्विसेज है उन सब के ऊपर में कोई टैक्स नहीं लगता है। एक सेकंड, सॉरी, चैट में कुछ आया है। ओह ओके, नेक्स्ट स्लाइड करो, बताओ। अब इसमें अपने ये देख रहे हैं कि जीएसटी आया तो उसका क्या इफेक्ट हुआ, अपने घर के जो बेसिक खर्चे हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स है, ग्रोसरीज है, उन पे क्या इफेक्ट आया। बोलते कि बहुत डिफरेंस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब जीएसटी आने वाला था तो इतना ज्यादा उसके ऊपर इश्यूज था, बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत प्रोटेस्ट, बहुत ज्यादा। और इसमें एक मजेदार बात ये है जो यहाँ पे अपने बीजेपी गवर्नमेंट पे अप्लाई होती है कि जिस कंट्री में जीएसटी अप्लाई किया गया वहां पे ये हुआ कि जीएसटी जिस गवर्नमेंट ने अप्लाई किया नेक्स्ट टाइम वो गवर्नमेंट पावर में नहीं आ पाई, नहीं आया। ये पता होगा बहुत लोगों को। तो जब जीएसटी मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया तो ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, मोदी जी वापस से आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो मुझे लगता है ये जीएसटी अप्लाई करने के बाद भी नेक्स्ट टाइम मोदी जी आ पाए, क्योंकि जीएसटी आने के बाद वो मोस्टली होता है कि 5 साल इकोनॉमी को रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। इसका इम्पैक्ट
खत्म होने में और इकोनॉमी बूस्ट होने में, जीडीपी बूस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसका इम्पैक्ट मोस्टली हर एक कंट्री में यही देखा गया है। इफेक्ट ऑफ जीएसटी ऑन आवर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, तो अपने इसमें देख सकते हैं इस चार्ट में कि मोस्टली जो है, जो एसेंशियल आइटम्स है ग्रोसरीज के, उनमें वैट पे भी, वैट रेजिम में भी कोई टैक्स नहीं था, जीएसटी रेजिम में भी कोई टैक्स नहीं था। आ रहा है आवाज? हाँ लता, आ रहे, थोड़ा रुक रुक कर आ रहे हैं बट आ रहे हैं। तो मोस्टली जो आइटम्स है, एसेंशियल आइटम्स है, उनके ऊपर ना तो वैट में कोई टैक्स था, वैट रेजिम में, ना जीएसटी रेजिम में कोई टैक्स था। पर और जो भी आइटम्स है जैसे टी कॉफी है, उसके ऊपर भी आप देखेंगे कि सेम रेट ऑफ टैक्स है। बटर चीज है तो उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं पड़ा है, इनफैक्ट बटर और चीज में रेट ऑफ टैक्स कम ही हुआ है जीएसटी के अंडर में। एडिबल ऑयल के ऊपर में टैक्स बढ़ा है। तो ये तेल कम थोड़ा खाओ, बहुत डिफरेंसेस है जो, हाँ तेल कम खाओ, जीरो ऑयल ऑयल, कुकिंग। हाँ तो वो गवर्नमेंट भी अपने लोग को बोल रही है कि तेल कम खाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कर दिया लता मैंने। अब जैसे, हाँ नेक्स्ट जैसे है, जैसे मैं डायमंड इंडस्ट्री में, हम लोग का ज्वेलरी बिजनेस है डायमंड का, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, इसका हम लोग के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। तो एक बार सबको लगा था कि पता नहीं इतना टैक्स बढ़ रहा है तो अब सेल बहुत रिड्यूस हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। जिसको जो खरीदना होता है वो खरीदता ही है। टैक्स स्ट्रक्चर से मोस्टली किसी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पहले वैट रेजिम में अपने देख सकते हैं कि डायमंड्स के ऊपर भी, गोल्ड पे भी, गोल्ड ज्वेलरी पे भी, डायमंड ज्वेलरी पे भी लेडीज ने ज्वेलरी खरीदना कम नहीं किया है अभी भी, जीएसटी आने के बाद भी। 1% था वैट और अब 3% हो गया है। दो, डायमंड्स जो है बहुत हाई वैल्यू सेल होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं बहुत हाई वैल्यू के रहते हैं ट्रांजेक्शन। तो इसलिए जब ये आया था तो इसको लेके बहुत सा प्रोटेस्ट हुआ था डायमंड इंडस्ट्री में, बहुत टाइम तक बहुत इश्यूज रहा था इसको लेके। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज किया। और जो डायमंड्स है, जैसे अगर आप सॉलिटेयर भी परचेज कर रहे हैं तो आपका सॉलिटेयर का प्राइस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि 3% से सीधे 0.25% कर दिया गया है। 2.75% गवर्नमेंट एक साथ स्लैश किया था रेट को। अगर आप सॉलिटेयर परचेज कर लीजिए, उसके बाद में आप उसको मेकिंग करा लीजिए, मेकिंग करा लीजिए, तो उस तरह से उसका इम्पैक्ट लोगों ने लिया है। करेक्ट। और नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं क्या? हाँ हमको लगा तुम्हारा इंडस्ट्री है, थोड़ा ज्यादा बोलोगी इस पर। हाँ, मैं सोच रही थी, फिर मुझे लगा कि बहुत लेट हो गया है और ज्यादा बोलते बोलते 4-5 तो हो गया है। नहीं नहीं, बट एक्चुअली में डायमंड इंडस्ट्री, तुम्हारा गारमेंट इंडस्ट्री, ये सब में काफी इम्पैक्ट आया है। डायमंड इंडस्ट्री पे बहुत इम्पैक्ट आया इसका, क्योंकि 1% से पहले 3% होने से जैसे लगा कि ह्यूज डिफरेंस हो गया आपका टैक्स स्ट्रक्चर में। और करेक्ट। लोगों को खरीदने के टाइम में 1% वैट देने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होता था, पर 3% देने में लोग सोचने लग गए थे। तो एक बार सेल्स ऑब्वियसली डाउन हुआ था, उसका इम्पैक्ट। पर 1.25% होने से अब क्या है कि बहुत बार होता है कि बहुत हाई वैल्यू किसी ने, तो वे लोग डायमंड्स अलग से परचेज कर लेते हैं, उसका मेकिंग अलग से करा लेते हैं। मेकिंग, अगर आप मेकिंग अलग से करा रहे हैं तो उसके ऊपर आपका कोई जीएसटी नहीं है। अच्छा, पर 3% अगर नहीं आपने लगता है क्या उस पर? मेकिंग मेकिंग पर? चार्ज नहीं है, सिर्फ मेकिंग चार्जेस है। आपने मेकिंग चार्जेस है तब उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। पर अगर आप डायमंड के साथ में डायमंड खरीद रहे हैं और साथ में उसको करवा रहे हैं, मेकिंग भी ले रहे हैं, तब उसके ऊपर आपका 3% चार्जेस लग जाता है। ओके। तो वो बहुत जन करते हैं कि पहले, आवाज आ रहा है? थोड़ा कट तो कट के बहुत लोग क्या करते हैं, डायमंड से अलग से, हाँ मेरा जो, एक सेकेंड, मैं इसको सेट करने का ट्राई कर रही हूँ पर ये हो नहीं रहा है। हॉटस्पॉट ऑन कर रखिए सब क्या?
मेकिंग अलग करा लेते हैं। पर हाँ। गोल्ड ज्वेलरी में आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी, अगर आप 18 कैरेट 24 कैरेट कोई भी गोल्ड खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर 3% ही है। तो तो कोई अगर फायदा आप नहीं गोल्ड है। ज्वेलरी, हाँ, कोई फायदा नहीं है कि गोल्ड अगर अलग खरीदें और फिर उसको मेकिंग कराएं। करेक्ट। ये डायमंड्स पे ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड कविता। गारमेंट इंडस्ट्री के ऊपर में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री पे अपने इसमें स्लाइड में देख रहे हैं कि वैट था ही नहीं। जो रेडीमेड क्लोथ्स थे उनके ऊपर वैट था, जैसे जो अपने कोई भी ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदते हैं उनके ऊपर था। पर आप फैब्रिक खरीद रहे हैं और उनको फिर बाद में स्टिच करा रहे हैं तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं था। तो इसका इम्पैक्ट गारमेंट इंडस्ट्री पे बहुत बड़े रूप में आया था, और 5% और 12% मतलब बहुत हाई रेट लगाया गया। तो इसको लेके भी बहुत उस टाइम में प्रोटेस्ट ये सब हुए थे। करेक्ट। और जैसे गवर्नमेंट ने डायमंड इंडस्ट्री में रेट स्लैश किए हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए भी एक ये नया लॉ है। गवर्नमेंट को इसको अप्लाई किए हुए, इम्प्लीमेंट किए हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं। इस 3 साल में गवर्नमेंट ने बहुत से चेंजेस, नोटिफिकेशंस होते हैं उनके थ्रू बहुत चेंजेस कर रही है। गवर्नमेंट इसको इम्प्रूव करने का जितना हो सकता है ट्राई करती रहती है। तो कोई सोचे कि मैंने जीएसटी का जो लॉ है जब आया था तब पढ़ लिया, उस टाइम में एक चीज पे ये रेट था, ये ऐसे था, वैसा नहीं है। इसमें कंटिन्यूस आप देखेंगे, हो सकता है मैं महीने में 3-4 या उससे ज्यादा भी नोटिफिकेशंस आते हैं कि अब इसमें ये आ गया। गवर्नमेंट इसको धीरे 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 इम्प्रूव कर रही है, और धीरे 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 इसमें सबको टोटल इतना अच्छे से इसका पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि आप एक इनवॉइस भी रेज करेंगे तो पहले आपको, अभी गवर्नमेंट ने उसको उसका थ्रेशोल्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अक्टूबर 1 सितंबर से ही वो शायद अप्लाई हुआ है कि आपको इनवॉइस पहले जनरेट करने के लिए भी जीएसटी साइट पे जाना पड़ेगा। तो वो अच्छा। धीरे धीरे करके गवर्नमेंट उसका थ्रेशोल्ड कम कर देगी। अगर आपका 40 लाख भी है तो आपको इनवॉइस भी जनरेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट की साइट के थ्रू, मतलब कि आप सेल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को पता चल गया कि आपने सेल किया। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको बहुत इम्प्रूव कर देगी। और सारा जो भी अपने इसमें ये अपना बहुत पर्सनल है, तो जो है कच्चा पक्का अभी बहुत खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। टोटल 1 नंबर 2 नंबर गवर्नमेंट पूरा खत्म कर दिया। सॉरी। अरे बस यही। अभी पूछो सबको तो किसने क्या पढ़ा है। क्विज करते हैं। हाँ। हाँ, जो मैंने तुम लोग को आप लोगों को बताया है उसमें कि किस पे क्या रेट लगेगा, किसी पे लगेगा या नहीं लगेगा, 0% है या क्यों है, सब कोई एक एक करके, जैसे ब्रेड है चैट और इसमें कुछ कुछ चैट में डालो, चैट में। सबसे पहले ब्रेड के लिए 0.5, नो टैक्स, नो टैक्स, 0.5% और 0। ब्रेड में भी बहुत से डिवीजन किए हुए हैं उसके। अगर आप पिज्जा ब्रेड ले रहे हैं या आप कोई रेस्टोरेंट में टोस्टेड ब्रेड खा रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स रेट है, उसके ऊपर 5% टैक्स है। पर नॉर्मल जो आप ये ब्रेड लेते हैं, फ्रेंच लोफ का ब्रेड है, मॉडर्न का ब्रेड है, उसके ऊपर 0% टैक्स है। ओके। तो तो आप टोस्ट सिर्फ घर में ब्रेड बोलने से नहीं होता है। अब अगर आप रेस्टोरेंट में बैठ के प्लेन ब्रेड भी खा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको 5% देना पड़ेगा। बट लता, रेस्टोरेंट में तो सब पर एक ही रेट लगता होगा ना। हाँ, तो वो बाद में बताऊंगी, अभी केक्स पेस्ट्रीज हाँ, अच्छा अच्छा, सॉरी। चाय पे 15% बोल रही है रितु। चाय घर में पियो। अच्छा, नहीं, पैकेज टी है ये। हाँ सो दिस इज चाय पत्ती ना, लता। हाँ, ये चाय पत्ती है। चाय पत्ती में भी बहुत से इश्यूज हैं। अगर आपका सिर्फ ग्रीन लीफ है, और भी बहुत से चीजें आती है चाय पत्ती में जो अलग अलग अपने बेसिक ओवरऑल ऊपर ऊपर में कि चाय है तो उसमें क्या होगा। सब अपना अपना ब्रांड का बताओ, कौन सा ब्रांड का चाय और उस पर कितना टैक्स है।
सो लता, जो अपने जैसे ग्रोसरी स्टोर से जो खुला चाय खरीदते हैं, अगर सपोज खुला चाय पीते हैं, ग्रोसरी स्टोर से लेते हैं, तो उस पे जीएसटी लगता है क्या? पैकेज्ड नहीं है? अब पैकेज नहीं है तो उसके ऊपर जहां तक मुझे आइडिया है उसके ऊपर टैक्स नहीं होना नहीं चाहिए। है। अब जैसे राइस, ये सब के ऊपर में भी बहुत सा डिफरेंशिएट अपनी कर सकते हैं। राइस अगर बोलते हैं कि ब्रांडेड है और आपका जो खुला राइस है उसको लेके भी बहुत सा डिबेट्स था कि राइस आपका ब्रांडेड इसलिए किया गया है कि उससे पता चले कि हाँ उसका क्वालिटी मेंटेन्ड है, इस पर्टिकुलर टाइम में सेल किया गया है, तो वो सब इश्यूज उस पे था। पर अभी जो है राइस को एग्जेम्प्ट टोटल कर दिया गया। वैसे ही लूज टी है उसके ऊपर मुझे लगता है जहां तक कोई रेट नहीं होना चाहिए। नहीं है। ओके। सो काफी सारे आंसर्स आ गए, हम लोग बात करने में लगे हैं। सो हाँ चाय का क्या है लता? 5% पैकेज हाँ टी का? हाँ। नो टैक्स ऑन मिल्क, दैट इज मिल्क, करेक्ट। मिल्क के ऊपर कोई टैक्स, मिल्क का हो गया। हाँ, लोग काफी नीचे तक पहुंच गए हैं लता। पेस्ट्री हाँ पे अपने पास 15%। मिल्क जो है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। केक्स और पेस्ट्रीज जो है उसके ऊपर 18% टैक्स है। पर वही केक और पेस्ट्री अगर आप जो रेस्टोरेंट के लिए तो यहाँ पे कवर होता है। वही केक पेस्ट्री अगर आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो तो उसके ऊपर 5% टैक्स। 5% सिर्फ? तो इसीलिए रेस्टोरेंट में बैठ के खाया करो। ओ। हाँ रेस्टोरेंट में 5% है। रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए टैक्स रेट जो है वो 5% है। ओके। पर अगर केक्स और पेस्ट्रीज है तो उसके ऊपर 18% है। अब रेस्टोरेंट सर्विसेज है तो उसके ऊपर 5% है। अब सैनिटरी नैपकिन, ये एक बहुत डिबेटेबल इशू था, कंट्रोवर्शियल इशू था। इसको लेके बहुत लोगों ने, जो एनजीओ ये सब लेडीज है, उन्होंने इसको लेके बहुत से, स्टार्टिंग में जब इसके ऊपर टैक्स लगाया गया, इसके ऊपर 12 to 18% टैक्स था सैनिटरी नैपकिन पे। जब लॉ 1 जुलाई 2000 को अप्लाई किया गया तो सैनिटरी नैपकिन के ऊपर 18%, 12 to 18% टैक्स था। तो लेडीज जो एनजीओज है उनका कहना था कि नैपकिन जो है, सैनिटरी नैपकिन जो है वो एसेंशियल है। ये आपके ऊपर ये नहीं है कि आप यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं, वो आपका कोई ये नहीं है कि हाँ मैं यूज कर सकती हूँ नहीं भी यूज कर सकती हूँ। कॉन्ट्रासेप्टिव जो है आपका जरूरी नहीं है कि आप यूज करें, पर सैनिटरी नैपकिन नेसेसिटी है। तो इसको लेके बहुत से इश्यूज हुए, बहुत मोर्चा ये सब निकाला गया, तब जाके गवर्नमेंट ने सैनिटरी नैपकिन को 0% कर दिया। आज के दिन सैनिटरी नैपकिन के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर में स्टार्टिंग से लेके अभी तक कोई भी टैक्स नहीं था। कॉन्ट्रासेप्टिव 0%, कॉन्डोम्स 0 टैक्स था। तो एनजीओ थी, उन्होंने इसी पॉइंट को लेके बहुत मोर्चे निकाले थे। गवर्नमेंट परेशान है पॉपुलेशन से, क्या करे? अल्कोहल इसीलिए चाहती है ना पॉपुलेशन कम हो। इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स को 0% टैक्स कर दिया कि सब यूज करें। हाँ। सो लता, अल्कोहल का बताना ना, अल्कोहल पर नहीं है कोई जीएसटी? अल्कोहल पर जीएसटी इसलिए नहीं है, वो न तो 0 रेट में आता है न नील रेट में आता है। 0, नील, एग्जेम्प्टेड, ये सब अलग अलग है और बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसलिए उसको अभी अपने यहाँ पे डिटेल में नहीं बताएंगे। पर अल्कोहल जो है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो पर्टिकुलरली जीएसटी लॉ में बोला गया है कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको जीएसटी लॉ के अंडर में नहीं लिया गया है। पर अल्कोहल अगर आप कोई कॉस्मेटिक में यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अपने सोच सकते हैं आज के दिन सैनिटाइजर मोस्टली यूज्ड आइटम है। अगर आप सैनिटाइजर में अल्कोहल है तो वो सब जीएसटी के अंडर में आता है। कॉस्मेटिक्स है, मेडिसिन है,
उन Okay. सब के अंदर अगर अल्कोहल उनमें मिक्स किया गया है तो वो जीएसटी के अंडर में आ जाएगा। पर अल्कोहल मतलब जैसे आप विस्की पी रहे हैं, रम पी रहे हैं, तो उन सबको जीएसटी के अंडर में नहीं लिया गया, वो जीएसटी रेजिम के अंडर में ही नहीं है। एक पर्सनल क्वेश्चन है, तुम्हारा हाँ। जीएसटी से रिलेटेड नहीं है, कि अभी जो जैसे कोरोना टाइम्स में एसेंशियल्स के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ने सब कुछ खोला था, बट सडनली वी सॉ कि सारे लिकर शॉप्स भी खुल गए। सो उसका क्या रीजन था लता, कोई आइडिया? इकोनॉमी, मेरे हिसाब से मेरा जो थोड़ा बहुत नॉलेज है उसमें गवर्नमेंट का इकोनॉमी जीडीपी बहुत डाउन जा रहा था, इकोनॉमी बहुत लो होता जा रहा था। लीकर शॉप खोलते ही इकोनॉमी हाई होने लग गया था। मेन रीजन उसका यही था, क्योंकि टोटल इंडस्ट्रीज बंद थे। जो इंडस्ट्रीज ये सब में भी जो है, जो एसेंशियल्स थे वही चल रहे थे, और सब जो है गारमेंट इंडस्ट्री ये सब कुछ बंद कर दिए थे। तो ऑलमोस्ट इतना दिन तक सब कुछ बंद रहने से उसका इम्पैक्ट ये जो लॉकडाउन हुआ उसका इम्पैक्ट तो अभी भी है। जीडीपी कितना लो चल रहा है अभी भी, तो उसी को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए सारा लिकर शॉप्स को खोला गया। ओके, सो पिएगा इंडिया तो जिएगा इंडिया, मनीषा बोल रही है। सो फैंटास्टिक, आज का शो बहुत अच्छा था लता, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। तुम हम लोगों की वो सीए रचना रानाडे बन गई हो। मुझे उसको बहुत अच्छा लगता है रचना रानाडे का, बहुत मतलब वो जैसे समझा देती है ना, तुमने भी आज वैसे ही समझा दिया है। थैंक यू। अगर तुमको इस तरह का फील हुआ और सबको अच्छा लगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, एक्चुअली में बहुत अच्छे से समझाया है तुमने, और मैं अभी अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स। किसी का कोई भी डाउट्स हो तो वो अपने क्लियर कर सकते हैं। हाँ, सो अभी आई हैव अलाउड देम टू अनम्यूट इन केस एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग, बट वेरी सिंपल लैंग्वेज लता, बहुत अच्छे से समझ में आ गया हम लोगों को जीएसटी। अब अपने कल क्या कवर करेंगे इसमें? कल थोड़ा प्रैक्टिकल वगैरह? कल इसमें थोड़ा बहुत अपने इस तरह से कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको कवर कर लेंगे। और जैसे मैं बता रही थी कि बहुत बार होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है उसको टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में बात कर लेंगे। और आज जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट, अपने जब परचेज करते हैं तो अपने को मिलता है जीएसटी, और जब सेल करते हैं तब अपने जीएसटी पे करते हैं। तो वो जो दोनों है उनका जो डिफरेंशिएशन है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो उसके बारे में अपने कवर कर लेंगे। और आज जो हुआ उसमें किसी का कुछ भी रहेगा क्वेरी, अगर क्वेरीज होगा उनको भी कर सकते हैं। सो कल पेन पेपर लेकर बैठना है क्या हम लोग को? सम सॉल्व करवाओगी क्या कुछ? हाँ, एक सम रहेगा वो सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। सो कल थैंक यू सब कविता, कैलकुलेटर लेकर, हाँ कैलकुलेटर सब रखिएगा और पेन पेपर रखिएगा। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है एग्जाम्स में, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। एग्जाम्स में अलाउड होता है। अरे अब आजकल सब बदल गया, अब तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, क्या क्या अलाउड है आपको पता भी है क्या? अब सब कुछ अलाउड है, ओपन बुक एग्जाम हो रहा है अभी तो। तो बैठ जाओगी मेरी डॉटर को लेके। हाँ, सो